अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए सीएसएस क्लब यूट्यूब चैनल से। वो है गेस्ट ऑफ द इवनिंग। इसमें हम ये करेंगे कि जो भी करंट अफेयर्स के या पाकिस्तान के कंटेम्परेरी अफेयर्स के या सीएसएस से रिलेटेड कोई भी हॉट डिबेट, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम एक अपने पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को, गेस्ट को, एनालिस्ट को बुलाया करेंगे और फिर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमने इस गेस्ट ऑफ द इवनिंग सीरीज की जो फर्स्ट टॉक है वो फैटफ के हवाले से शुरू कर रहे हैं और उसके लिए मैंने आज इनवाइट किया है डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब को। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब इकोनॉमिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट भी हैं और द न्यूज डेली द न्यूज जो है इंग्लिश लैंग्वेज उसके संडे कॉलमिस्ट भी हैं। खास बात ये है कि सर जो कॉलम लिखते हैं द न्यूज संडे में वो 500 टू 550 वर्ड्स का होता है, टू द पॉइंट होता है एंड उसमें सारा रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल डाटा अगर रिक्वायर्ड है वो भी मौजूद होता है। तो जो सीएसएस एस्पिरेंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो सर के कॉलम से बिल्कुल फुलफिल हो सकती है और साथ ही कोई बोर भी नहीं होगा क्योंकि 500 या 600 वर्ड्स होते हैं। सर वेलकम टू द सीएसएस क्लब यूट्यूब चैनल। और अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग इशू चल रहा है वो है फैटफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, लेकिन साथ ही साथ ये एक टेक्निकल एरिया भी है। तो अब इस पे मुझे नहीं बेहतर लगा कि मैं जर्नलिस्टिकली खुद कोई कमेंट करूं, लेकिन आप इस पे बात भी करते रहे हैं, लिखते भी रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि फैटफ को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें हमारी ऑडियंस के लिए कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या ये एक प्रेशर ग्रुप है? जी सर। अच्छा, हमेशा जब भी हम आर्मी इदारों की बात करते हैं तो उनके दो एंगल्स हैं। एक उनका माशी एंगल है, एक उनका सियासी एलिमेंट भी ज़रूर उनके अंदर बिल्ट इन होता है, क्योंकि बहुत सारे ये इदारे जो हैं इनके कोई मालकान हैं, इनके स्पॉन्सर्स हैं, और उनका अपना अपना एक सियासी एंगल भी ज़रूर होता है। फोकस हमें करना चाहिए उनके माशी एंगल पे, उनकी उनकी शराइत के ऊपर, उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1981 में इन्होंने एक इदारा बनाया था और ओरिजिनली इसका मकसद था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल जिसको वो कहते हैं, कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक आलमी इदारा बना बना हो, जो कि बैंकिंग के ऊपर नजर रखे, और ममालिक उनके मेंबर बन जाएं, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की आइडेंटिफिकेशन हो सके और उसकी रोकथाम हो सके। ओरिजिनली जब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का था, इसकी 40 सिफारिशात थी, 40 रिकमेंडेशंस। आपने कहा कि प्रेशर ग्रुप है, शायद इसका एक एलिमेंट प्रेशर ग्रुप का इसके अंदर जरूर बन जाता है, क्योंकि इसके जो फुल मेंबर्स हैं उनके पास इख्तियार भी है, वो बड़े बड़े ममालिक भी हैं, और वो किसी हद तक सियासी दबाव भी डाल सकते हैं। लेकिन एफएटीएफ की हद तक इसके जो कायदो कवानीन हैं, जो शराइत हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो बड़ी साफ व शफाफ हैं। वो इनकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखी हुई हैं। 39 मैंने कहा इनके मेंबर्स हैं, 39 में से 37 जो हैं वो ममालिक हैं, और 2 जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो मेंबर्स की कैटेगरी बनती है वो फुल मेंबर्स हैं और फिर एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसके बाद 9/11 हो गया, और 9/11 के बाद फिर इन्होंने जो उसमें एडिशन आती है उसको ये कहते हैं CFT, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म। तो एक AML था पहले वाला, फिर CFT उसमें ऐड कर दिया गया, और CFT की जो है वो 9 इजाफी रिकमेंडेशंस हैं, तो वो बन जाता है 40+9। तो 40 पुरानी सिफारिशात जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से थी, और 9 सिफारिशात जो हैं वो CFT, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म के हवाले से हैं। तो आपका सवाल कि इसमें प्रेशर का एलिमेंट एक ज़रूर है, लेकिन इसकी जो शराइत हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो बड़ी साफ और शफाफ हैं, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनको मुकम्मल उनसे कंप्लाई करने को, उनको लागू कर दें अगर हम पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान के अपने मफाद में भी है, दोनों हवालों से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म के हवाले से।
सर आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट कर दिया, तो हम इसको एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट कह सकते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग का। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा सर, एक तो ये हमें बता दें, आपके जो 37 इसके मेंबर्स हैं, क्या पाकिस्तान भी मेंबर है? और दूसरा, एशिया पैसिफिक ग्रुप क्या फैटफ की ब्रांच है, या इसका क्या रिलेशनशिप है फैटफ के साथ? ये मैं बता ये दें। बता रहा था कि फुल मेंबर्स हैं 39, उसमें से 37 जो हैं वो सॉवरेन कंट्रीज हैं, यानी कि वो ममालिक हैं, और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये पहली कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं फुल मेंबर्स। और फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं एसोसिएट मेंबर्स। तो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो एफएटीएफ का एक एसोसिएट मेंबर है और हम उसका एक हिस्सा हैं। तो वो म्यूचुअल वैल्यूएशन उसमें होती है, उसकी जो मेंबरान है वो एक दूसरे के प्रोग्रेस को वैल्यूएट करते हैं, और फिर एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो सिफारिशात हैं वो आगे जाती हैं एफएटीएफ की जब मीटिंग्स होती हैं। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो एक एसोसिएट मेंबर है, सेकंड कैटेगरी है मेंबरशिप की। उसका पाकिस्तान एक हिस्सा है, और वो रिकमेंडेशंस आगे एफएटीएफ को भेजता है। अच्छा सर, ये आप बताइए हमें कि हम इस वक्त ग्रे लिस्ट में हैं, तो ग्रे लिस्ट में होने की इम्प्लीकेशंस, इसके नुकसानात, इसके असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी पे या इकोनॉमिक हेल्थ पे क्या है? मतलब पाकिस्तान अगर इससे निकलना चाहता है ग्रे लिस्ट से, तो उसका फायदा क्या होगा? और इस वक्त जो हम ग्रे लिस्ट में हैं, तो उससे हम हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है? अच्छा, अब एक चीज मैं वाजे कर दूं, आई थिंक हमारे कुछ लीडरान ने भी, कुछ सियासी क़यादत ने भी एक वाइट लिस्ट का जिक्र कर दिया था। लिस्ट जो हैं वकास, वो सिर्फ 2 ही है। वो एक ब्लैक लिस्ट है और एक ग्रे लिस्ट है। देयर इज नो सच थिंग एज अ वाइट लिस्ट। तो या आप ब्लैक लिस्ट में हैं, या आप ग्रे लिस्ट में हैं, या आप दोनों में नहीं हैं। ब्लैक लिस्ट जो है वो कैटेगरी है हाई रिस्क कंट्रीज की। और ग्रे लिस्ट जो है उसमें है कि लिस्ट कंट्रीज बीइंग मॉनिटर्ड, यानी कि वो ममालिक जिनको एफएटीएफ या उसके एसोसिएट मेंबर्स, जैसे हमारे केस में एशिया पैसिफिक ग्रुप है, वो उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, उसको गौर खौस से देख रही है, स्क्रूटनाइज कर रही है कि उनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। अच्छा, अब ओवरऑल जो एफएटीएफ है वो जब प्रोग्रेस मेजर करती है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। वो पहले ये देखती है कि लेजिस्लेशन, क्या कानून साजी आपके मुल्क में हुई है या नहीं हुई, उन 40+9 सिफारिशात के मुताबिक। तो जो एफएटीएफ की रिकमेंडेशंस है उसके मुताबिक आपने अपनी कानून साजी पूरी कर ली है या नहीं। और दूसरी मेजरमेंट में, दूसरे लेवल की मेजरमेंट में आता है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, कि कानून साजी तो आपने कर ली, अब आपके इदारों के पास क्या काबिलियत है कि वो उस कानून साजी के ऊपर अमल दरामद करवा सकें। तो पहली स्टेज कि आपने कानून साजी करनी है, दूसरी स्टेज कि आपने इदारों के अंदर वो काबिलियत पैदा करनी है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी पैदा करनी है कि उस कानून साजी पे जो आपने कर दी है उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। और तीसरा लेवल मेजरमेंट का है एक्चुअल कन्विक्शन रेट। अब आपने कानून साजी भी कर दी, आपने इदारों की काबिलियत भी बढ़ा दी। अब एफएटीएफ देखेगा कि क्या वाकई में आप सजा दे रहे हैं, कन्विक्शन रेट क्या है, जिन जो लोग पकड़े जाते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में या सीएफटी के अंदर, उनको एक्चुअली आपकी अदालती निज़ाम जो है सजा देती है या नहीं। तो ये 3 लेवल्स की मॉनिटरिंग है। राइट हाँ, सर। आपके तो साथ। इसमें पाकिस्तान को नुकसान क्या है ग्रे लिस्ट में होने से? अच्छा, अब देखिए हमारे जो माली ताल्लुकात हैं बाकी दुनिया से, आप समझ लीजिए कि वो तकरीबन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, कर्ज़ाजात, वो कोई 100 बिलियन यूएस डॉलर का एक माशी ताल्लुक है पाकिस्तान का बाकी दुनिया के साथ। अब जब हम ग्रे लिस्ट में आते हैं तो एफएटीएफ जो है वो दुनिया भर के ममालिक को ये कहती है कि ये मुल्क जो है ये हमारी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये हमारी सारी सिफारिशात जो है उसको पूरा नहीं कर रहा। हमारे जो फिर हमारी जितनी एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू होती है, यानी कि बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बैंक्स जो हैं वो भी मोहतात हो जाते हैं, वो ज़रा ज़्यादा टाइम खर्च करने लगते हैं कि भई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद पाकिस्तान,
इसमें कहीं वो AFT का मामला नहीं आ जाए, क्योंकि फिर उनके ऊपर बहुत बड़े-बड़े जुर्माने लग सकते हैं। अब बहुत सारे फॉरेन बैंक्स जो हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बहुत सारी ब्रांचेस के साथ है। सिटी बैंक इधर है, वो सिर्फ कॉर्पोरेट बैंकिंग में है। आई थिंक डॉइचे बैंक की भी एक ब्रांच है। तो ये सारे फॉरेन बैंक्स जो हैं, ये इनको खास तौर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको याद है कि एचबीएल का जो न्यूयॉर्क में ब्रांच थी, उसको बहुत हेफ्टी किस्म का एक जुर्माना हुआ था जी कुछ अर्सा बिल्कुल। पहले न्यूयॉर्क की बैंकिंग अथॉरिटीज ने किया था। तो ये सारे बैंक जो हैं, ये बड़े मोहतात हो जाते हैं उस मुल्क से डील करने के लिए कि जो ग्रे लिस्ट पे हो। अगर ब्लैक लिस्ट पे हो तो फिर तो वो सीरियसली सोचने लगते हैं कि हम इनसे अपने अपने अपना ताल्लुक, अपने रवाबात जो है उसको काट दें। वो बहुत डेंजरस हो जाता है मामला। तो क्योंकि पाकिस्तान की डिपेंडेंस है, हम आलमी जो मालियाती निज़ाम है उसका हिस्सा हैं। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं, कर्ज़ाजात भी लेते हैं, बॉन्ड्स भी फ्लोट करते हैं, सुकुक भी फ्लोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम FATF की गुड बुक्स में रहें। अच्छा सर आपने बता दिया और इससे ये समझ आ रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है पाकिस्तान में और जो हमारे पास इस वक़्त एक कलील मिकदार में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी शायद इसी वजह से है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। ऐसा ही है सर मेरे ख्याल से? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा अब 2018 आई थिंक जून 2018 में हम ग्रे लिस्ट में रहे थे। और अब आप सोचिए कि वो जून 2020 में हमने उनकी सिफारिशात जो है उनको मुकम्मल करना था और वो कर नहीं पाए थे। लेकिन बिकॉज़ कोविड की वजह से फिर हमें FATF ने कुछ महीनों का जो है वो छूट दे दी थी। इनिशियली हमें ये बताया जा रहा था कि उन्होंने हमें एक 27 नुकाती एक्शन प्लान, ये जून 2018 में हुआ। हमें उन्होंने एक 27 नुकाती एक्शन प्लान दिया था कि आपने इन नुकात के ऊपर अमल दरामद करना है। अब हमारा जैसे आपको पता है कि एक नेशनल का एक वो कल्चर सा बन गया है कि जब डेडलाइन आने लगती है तो उससे 1-2 महीने पहले हम उठ खड़े होते हैं कि भैया अब वो डेडलाइन आ गई तो चलिए अब उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। पहले जैसे 2 साल बच्चे तो हम सो एग्ज़ाम की तैयारी 1 नाइट पहले करते हैं। 1 नाइट पहले आपका एग्ज़ाम CSS का एग्ज़ाम होने वाला है और आप रात जी। को उठे और आप सोचें कि भई अब तो डेडलाइन करीब आ गई तो उसके ऊपर कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो हुँ। उसमें शुरू में हमें बताया जा रहा था कि तकरीबन 14 पॉइंट्स के ऊपर काम हो गया है और 13 पे रह गया है। अब जो फाइनल रिपोर्ट एशिया पैसिफिक ग्रुप के हवाले से FATF के हवाले से सामने आई है, उसमें हमें बताया गया है कि 21 पॉइंट्स के ऊपर बड़ी हद तक अमल दरामद हो गया है और 6 नुकात ऐसे रह गए हैं, अभी भी रह गए हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने वो पार्शियल कंप्लायंस का शायद टर्म इस्तेमाल करता है, यानी कि आधा काम हो गया, आधा रह गया है। तो आप सोचिए कि जून 2018 में जो हमें 27 नुकाती पॉइंट दिए गए थे, उसके ऊपर अभी तक हम पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर पाए हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरे ज़ाती तजज़िये में तो ये हमारे अपने मफ़ाद में है कि हम उन सारे पॉइंट्स पे कंप्लीट कंप्लायंस कर लें, जिसमें पाकिस्तान का अपना माशी मफाद भी एग्जिस्ट करता है। अब ये 6 पॉइंट्स रह गए हैं और वो तलवार आप समझ लीजिए FATF की अभी भी लटक रही है। उसकी अब नेक्स्ट डेडलाइन जो है वो फरवरी 2021 है और फरवरी 2021 और आज के दिन के दरमियान में हमने वो जो 6 पॉइंट्स रह गए हैं, उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद, यानी कि वो लेजिस्लेशन के हवाले से, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के हवाले से और कन्विक्शन के हवाले से पूरा अमल दरामद करना। तो सर क्या हमें कोई डेडिकेटेड सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है FATF की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए? और 2015 में तो हम बच गए थे ग्रे लिस्ट से, फिर 2018 में हम फिर स्क्रूटनी में आ गए। तो ऐसा क्या बुरा हुआ इन 3 सालों में कि हम दोबारा लाइमलाइट में आ गए? और क्या इंस्टीट्यूशन हमें एक चाहिए अलग से डेडिकेटेड? देखिए इसको वो कहते हैं होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि एक इदारा ये काम नहीं कर पाएगा बिकॉज़ जैसे हमने कहा कि आपको कानून साज़ी भी चाहिए, आपको इदारों की काबिलियत भी बढ़ानी है और फिर आपको अदलिया की काबिलियत यानी कि कन्विक्शन रेट के हवाले से। तो ये कोई एक इदारा ये काम नहीं कर सकता। ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, इसमें हुकूमत का सारे इदारे
देखिए ना, अगर कानून साजी करनी है तो हमारी पार्लियामेंट आ जाती है बीच में। फिर इदारों की काबिलियत बढ़ानी है तो हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, FIA है, SECT है, इसी तरह शायद IB को भी इसमें इंक्लूड कर लें, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उन्होंने अपना काम करना है। और फिर तीसरी स्टेज पे जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, उसने काम करना है। उसमें एक प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, उसने भी काम करना है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक इदारा अपने ओन पे ये काम कर पाएगा। दिस हैज टू बी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, तो कलेक्टिव अप्रोच। जी विकास, होल ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बात व्यूअर्स को बता दूं कि सर के कॉलम्स द न्यूज संडे में आते हैं, और इसके अलावा सर का अपना यूट्यूब चैनल है विद द नेम ऑफ फर्रुख सलीम। आप उस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर इकोनॉमी को आप आसान लफ्जों में समझना चाहते हैं और बहुत ही कम वक्त में समझना चाहते हैं, तो देन सर का चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए फॉर द अपडेट्स। कमिंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सर, देखें आपने बताया कि 80s में फैटअप बन गया, और बिल्कुल हमारे यहाँ लेटर्स आते होंगे, मीटिंग्स भी अटेंड करने ऑफिशियल जाते होंगे। आपको क्या लगता है कि किस हद तक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ना होना या उसका एग्जिस्ट ना करना रिस्पॉन्सिबल है हमारा बार बार ग्रे लिस्ट में आने का? उम्दा सवाल है विकास। एक तो बुनियादी नुक्ता मैं आपको बता दूं कि वो कहा जाता है कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, उसकी मईशत कभी सीधी सिमत में नहीं चल पाती। अब हमारा पाकिस्तान का आप हाल देख लीजिए कि सियासी इख्तलाफात इतने संगीन हैं, यानी कि वजीर आजम साहब जो हैं वो मुसलसल सारी की सारी अपोजिशन को कहते हैं कि आप चोर हैं, डाकू हैं, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बार बार सेलेक्टेड कहती है। तो दोनों तरफ जो है वो सियासी इख्तलाफात इतने संगीन, इतने शदीद हैं कि उससे मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत भी और हमारी अपोजिशन भी जो इश्यूज हैं, जो प्राइमरीली इकोनॉमिक इश्यूज हैं, माशी इश्यूज हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाती। तो हुकूमत मुसलसल जो है वो फायर फाइटिंग करती रहती है, और वो ज्यादातर फायर फाइटिंग जो है वो आप समझ लीजिए कि फोकस उनका जो है वो सियासी मैदान है, और माशी मैदान को हम अमूमन भूल जाते हैं, जो कि असल इशू है। जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का असल इशू है वो तो उनकी मईशत है कि उनका पेट किस तरह भरना है, और उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन किस तरह दिलवानी है, सेहत का क्या इंतजाम होगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये है कि जो जमहूरियत, जो पार्लिमानी जमहूरियत के दो पहिए हैं, जिसमें से एक हुकूमत है और दूसरी अपोजिशन है, दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते। अब हुकूमत का फर्ज ये है कि उसने पॉलिसी देनी है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को, तो वो पॉलिसी नहीं दे पाती है। और अपोजिशन का फर्ज ये है कि टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ना हुकूमत पॉलिसी दे पा रही है, ना अपोजिशन हुकूमत को अकाउंटेबल होल्ड। दोनों ही मिलके एक सियासी जंग कर रहे हैं, और वो सियासी जंग के नतीजे में एक वो जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं जीरो सम गेम, यानी कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिलना इस सारी खेल से। ये दोनों लड़ेंगे, आपके और मेरे लिए इसमें जीरो इन्वॉल्व है। तो ये जब तक हम पोलराइजेशन, एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोलराइजेशन इससे ना निकल पाए, उस वक्त तक ना तो हुकूमत फोकस कर सकती है मईशत के ऊपर, और ना ही अपोजिशन हुकूमत को विल होल्ड अकाउंटेबल कि भाई आपने ये काम करना, और ना ही इंस्टीट्यूशन सही परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक डायरेक्शन नहीं होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। हमें इकोनॉमिक्स के हवाले से कुछ और जानने की जरूरत पड़ी तो हम फिर दरख्वास्त करेंगे आपसे कि आप थोड़ा सा वक्त हमें किसी दिन दे दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।